हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आज एवरेज ड्यू डेट की एक न्यू वैरायटी सीखने वाले हैं। ओके, अब ये वैरायटी थोड़ी सी हटके है, इतना भी कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, बट फिर भी आपने जो अभी तक क्वेश्चन देखे इनसे जरा सी ये अलग रहेगी। ओके, तो चलो हम लोग एक बार नजर घुमाते हैं ये किस वैरायटी की बात कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 28। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस मैनुअल का। क्या दिया गया एक बार चेक कर लेते हैं। मिस्टर ब्लैक एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय मिस्टर व्हाइट। ओके, ब्लैक ने क्या किया, व्हाइट ने कुछ बिल ड्रॉ करे थे, वो उसने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, डेट ऑफ बिल वहां पे दी गई है 9 मार्च, 16 मार्च, 7 अप्रैल, 18 ऑफ मई। ओके, तो ये सारी आपके सामने क्या आ गई, डेट ऑफ बिल्स आ गई। ओके, फिर पीरियड भी वहां पे दिया है 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स। ओके, दिस इज योर व्हाट पीरियड। और उसके बाजू में देके रखी गई है अमाउंट। अमाउंट क्या है, 4000, 5000, 6000, 5000, दैट्स इट। ये तो बेटा ये तो डेटा वैसे दिख रहा है जैसे आज तक हमको मिला। डेट ऑफ बिल है, पीरियड है, और जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब डेट ऑफ बिल आएगा और टर्म आपको दिया जाए तो ही वो 3 दिन ग्रेस के ऐड करना। अगर नॉर्मल क्रेडिट टर्म है, परचेज सेल का ट्रांजैक्शन है, डेट ऑफ सेल दिया है या डेट ऑफ परचेज दिया है, और 7 दिन का क्रेडिट पीरियड है, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड या महीने का भी क्रेडिट पीरियड है, तो वहां पे ग्रेस डेज ऐड मत करना। सिर्फ बिल्स में क्या होता है, ग्रेस के डेज ऐड होते हैं। आई होप सबको याद है। तो यहाँ पे ड्यू डेट्स निकालनी पड़ेगी और विथ ग्रेस डेज, क्योंकि ये बिल की बात चल रही है। ठीक है, he wants to pay all the bills on a single date। अब मतलब क्या हुआ, देखो ये 9 मार्च, 16 मार्च, 7 अप्रैल, 18 मई, इतने सारे डेट्स है, तो बंदा बोलता अरे भाई हर बार परेशानी होगी, ये सारे जो भी बिल्स होंगे उनकी पेमेंट करने के लिए, तो फिर एक काम करते हैं, एक कोई सिंगल डेट लेते हैं और उस पर जाके पेमेंट कर देंगे। ओके, इंटरेस्ट चार्जेबल इज 18% पर, और इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 18% पर एनम चार्ज हो रहा है। ओके, and Mr. Black wants to earn 150 on account of interest payment, और ब्लैक को कितना अर्न करना है बताना, 150 अर्न करना है ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अब एक बात समझो, आज तक आपको ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया, आपको सिर्फ इतना बोला जाता था भाई कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट, एंड इफ मिस्टर ए मिस्टर बी जो भी नाम होगा वो अगर इस डेट को पेमेंट करे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस डेट के पहले अगर पेमेंट करे तो कितना इंटरेस्ट उसका मिलेगा उसको एज ए रिपीट बोल के, ऐसे क्वेश्चन हमने किए। बट यहाँ पे क्या दिया है, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 18% पर है ना, इंटरेस्ट 18% से चार्ज हो रहा है, एंड मिस्टर ब्लैक वांट्स टू अर्न के नीचे अंडरलाइन करना, ब्लैक अर्न करना चाहता है, क्या अर्न करना चाहता है, 150 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब बंदा 150 रुपए का इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है। मेरे को एक बात आप लोग समझाओ, देखो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा इज दैट अगर आप एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहे हो तो नो पार्टी विल हैव लॉस ऑफ इंटरेस्ट और गेन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये बात क्लियर कर लो। और अगर एवरेज ड्यू डेट के पहले आप लोगों ने पेमेंट कर दी, व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करोगे तो फिर डेफिनेटली क्या होने वाला है, आपका इंटरेस्ट वहां पे अर्न हो जाएगा, या मैं बोलूंगा आपको उसकी रिबेट मिल सकती है। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, तो सीधी सी बात क्या बताना, एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एवरेज ड्यू डेट के पहले अगर आप लोग क्या कर लेते हो बताना, पेमेंट कर दोगे तो यू विल गेट द इंटरेस्ट ओवर हियर। आई होप सबके समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब वो बोलता है कि आपको 150 का इंटरेस्ट अर्न करना है, तो फाइंड द डेट ऑन विच ही हैज टू इफेक्ट द पेमेंट टू अर्न द इंटरेस्ट ऑफ 150। बेस डेट टेकन शैल बी द अर्लीस्ट ड्यू डेट। ओके, ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। तो भाई आप लोगों को सीधा सीधा उसने बोला कि चुपचाप क्या करो, ऐसी डेट हमको निकाल के दो जिसपे अगर पेमेंट किया जाए तो 150 का इंटरेस्ट अपने को मिलेगा, मतलब रिसीव होएगा। ओके, तो बेटा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आज तक हम लोग क्या करते थे बच्चों, देखो हमको एवरेज ड्यू डेट पता होती थी, ठीक है, और
इस एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ, आफ्टर एवरेज ड्यू डेट पेमेंट होता था, तो इंटरेस्ट हमारा चार्ज होता था। ओके, और अगर एवरेज ड्यू डेट के पहले बिफोर पेमेंट हो जाता तो हमको क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है। ये बात समझ के लेना, एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट होता है तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, और एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट होगा तो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा, हम लोग आज तक करते थे पहले एवरेज ड्यू डेट का काम, मतलब एवरेज ड्यू डेट निकाला करते थे और हमको एक दो डेट दिया करते थे वो लोग। जैसे एक डेट आती थी एवरेज ड्यू डेट के बाद की, एक ड्यू डेट आती थी एवरेज ड्यू डेट के पहले की। अपने को बोलते थे बताओ भाई दोनों में कितना अमाउंट पेबल है। तो जो एवरेज ड्यू डेट के बाद की पेमेंट होती थी तो वहां पे आप क्या करते थे, एवरेज ड्यू डेट से जितना दिन दूर पेमेंट हुआ उतने नंबर ऑफ डेज निकालते थे और उसका इंटरेस्ट अमाउंट के अंदर ऐड कर देते थे, क्योंकि आप बोलते थे कि वहां इंटरेस्ट पेबल होगा। और वही अगर एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट हो जाती तो कितना पहले हुई वो नंबर ऑफ डेज आप लोग निकालते और फिर उस पे हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, हम नॉर्मली क्या करते थे, नंबर ऑफ डेज हमको पता होते थे, अमाउंट पता होती थी और परसेंट पता होता था, उससे हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे कि कितना बचा इंटरेस्ट या कितना मिलेगा या कितना देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट हम लोग निकाला करते थे। बट इस प्रॉब्लम में यू हैव द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, आपके झोली में इंटरेस्ट की अमाउंट है। हाँ, बट आपको एक चीज नहीं पता, क्या नहीं पता है, हमको कितने नंबर ऑफ डेज है वो नहीं पता। तो बेटा आपने तो अब ये सीखा होगा ना, देखो इंटरेस्ट हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं, अमाउंट इनटू परसेंटेज अपॉन 365 इनटू नंबर ऑफ डेज करके आप लोगों ने आज तक क्या किया है, इंटरेस्ट निकाला हुआ है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं रहता था, हमारे पास नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं रहता था, बाकी वो सब फैक्टर्स हमारे पास होते थे। अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास इंटरेस्ट है, लेट्स से 150 का इंटरेस्ट है, अमाउंट XX है, कुछ तो भी अमाउंट होगी ये हमको पता है, परसेंट हमको पता है। ठीक है, हमको सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ डेज नहीं पता और टोटल डेज तो फिर भी पता है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये इसको जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप लोग नॉर्मली ऐसे निकालते हो ना। तो पहले हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता था, बाकी सारे फैक्टर हमारे पास में अवेलेबल हुआ करते थे। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट है बट नंबर ऑफ डेज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में बिठाएंगे और वहां से नंबर ऑफ डेज कंप्यूट कर लेंगे। ओके, तो जो नंबर ऑफ डेज आपको मिलेगा, तो मुझे एक बात बताओ, वो एवरेज ड्यू डेट में से माइनस करोगे या प्लस करोगे? तो जवाब इज वेरी वेरी सिंपल। बेटा आपको बोला है ना कि आपको 150 अर्न करना है, तो अर्न करना है तो डेफिनेटली आपको एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका नंबर ऑफ डेज निकलेगा तो वो आप लोग क्या करेंगे, एवरेज ड्यू डेट में से वो माइनस करेंगे, फिर जो डेट आपके पास में आएंगी आप बोलेंगे कि भाई इस डेट पे पेमेंट करोगे ना, तो फिर हमारा 150 का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा आपके दिमाग में जाने लग जाएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों कुछ भी हो, हमारी नैया कहाँ पे अटकती, एवरेज ड्यू डेट के कैलकुलेशन पे अटकती। तो सबसे पहले तो भाई एक ही काम करेंगे, काय का, एवरेज ड्यू डेट का काम कर लेंगे। ओके, चलो लिख दे दे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। और सबसे पहले यहां पे आता है बेस डेट। ओके, अब ये हमको अभी फिलहाल नहीं पता, बट हम लोग लिख के रख देंगे बेस डेट। उसके बाद सबसे पहले आएगा डेट ऑफ बिल। ओके, सबसे पहले क्या आएगा बताना, डेट ऑफ बिल। उसके बाद यहां पे आप लोग लिख देना टर्म, फिर उसके बाद यहां पे आएगी ड्यू डेट, उसके बाद यहां पे आएंगे आपकी अमाउंट,
ओके। फिर यहां पे आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम व्हाट, बेस डेट। और इधर तुम्हारा क्या आने वाला है, प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मेट। फॉर्मेट का पार्ट एज यूजुअल घिसा बेटा जो फॉर्मेट था वही हमने निकाला। अब बेटा क्या काम करते हैं, जो अपने पास में डेटा है वो फीडिंग कर दो, बाद में सोचेंगे क्या निकालना है ना। चल, तो हमारे पास डेट ऑफ बिल्स है 9 मार्च 2011, 9 मार्च 2011। टर्म कितना है, 4 मंथ्स का। ड्यू डेट बाद में निकालते बैठेंगे। अमाउंट कितने बोल दो, 4000। ओके, उसके बाद 16 मार्च 2011 कितना टर्म है, 3 मंथ्स। और अमाउंट कितनी आएगी बताना, 5000 की। उसके बाद 7 अप्रैल 2011 और कितना टर्म है आपका, 5 मंथ्स का। और अमाउंट कितनी आ रही है बताना, 6000। उसके बाद 18 मई 2011 और टर्म कितना है, 3 मंथ्स का। और अमाउंट कितनी आएगी, 5000 आ जाएगी। तो दैट्स इट, ये हमने क्या कर दिया, ये सारा पर्टिकुलर पार्ट खत्म कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बाकी के भी कैलकुलेशन कर लूं? आप बोलेंगे सर किसका वेट कर रहे हो, कर दो। चलो कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये ड्यू डेट का कॉलम मैं फिलअप करता हूं, चलो मेरी हेल्प कर दो आप लोग भी। 9 मार्च से 4 मंथ का टर्म है, तो आप मुझे बताना पहले अपन क्या करते हैं, 9 तारीख दिमाग में जैसे कि वैसे रखो, 3 में 4 ऐड कर दो, कितना हो गया, 7। 9 जुलाई बन गया। अब वो 9 में, अब ये क्योंकि बिल है तो 3 दिन ग्रेस के ऐड करने पड़ेंगे, तो 9 में 3 डेज ग्रेस के ऐड करो, कितना हो रहा है वो, 12। तो क्या बन रहा है वो, 12 जुलाई 2011। ओके, तो ये कैसे निकाला, आई होप सबके समझ में आया होगा। फिर उसके बाद 16 मार्च से 3 मंथ, तो 16 आपके दिमाग में जैसा का वैसा रखो, ये 3 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब 16 जून बन गया, 16 जून 2011 बना। ओके, अब 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दो, तो फिर वो बनेगा 19 जून 2011। वो क्या बनने वाला है, 19 जून 2011 बनेगा। ओके, उसके बाद 7 अप्रैल में 5 मंथ्स आप लोग जोड़ देना। तो मुझे एक बात बताओ, 7 दिमाग में जैसा का वैसा रखो और 4 में 5 ऐड कर दो, तो वो कितना हो गया, 9। तो मुझे एक बात बताओ, वो तो 7 सितंबर हो गया, बट 3 दिन ग्रेस के भी ऐड करने पड़ेंगे, तो ये कितना होने वाला है, 10 सितंबर 2011। ओके, उसके बाद 18 मई 2011 में 3 महीने जोड़ो, तो बेटा 18 तो आपको जैसा का वैसा दिमाग में रखना है और 5 में 3 ऐड कर देना है, तो वो कितना बनेगा, अगस्त हो जाएगा। ओके, तो 18 अगस्त बन रहा है, 18 अगस्त बनने के बाद 3 दिन ग्रेस के जोड़ देना है, तो वो कितना हो जाएगा बताना है, 21 अगस्त 2011। ओके, तो दैट्स इट। ये इतना तुम्हारा क्या बन रहा है बताना, ये सारा ड्यू डेट का कॉलम आपका फिलअप हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, इन ड्यू डेट्स में से कोई एक डेट उठाओ और उसको बना डालो क्या, आपकी बेस्ट डेट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी डेट आपको अर्लीस्ट लग रही है। देखो बेटा, इस बार गलती मत करना, 12 जुलाई लेके मत बैठना। अर्लीस्ट डेट इस बार मेरे को 19 जून लग रही है। ठीक है, क्योंकि जुलाई से पहले जून आता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग 19 जून 11 वहां पे लिख दो। 19 June 2011 is our earliest date and that will be becoming our short average due date. I hope सबको समझ में आया होगा। अब सॉरी, ये आपकी बेस डेट बन जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट निकालते हैं। अब ये कैसे निकलेगा बताना, तो ये बेस डेट से ड्यू डेट कितनी दूर है वो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ, बेस डेट से ड्यू डेट कितनी दूर है ये आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो चलो हेल्प कर दो मेरी। 19 जून से 12 जुलाई कितना दूर है, जून में होता है 30 डेज, तो 19 के बाद 30 लोग हैं, तो मेरे हिसाब से जून के बचने चाहिए 11 डेज। ओके, उसके बाद जुलाई के कितने लेंगे, 12 डेज लेंगे, दैट कम्स टू 23 डेज, तो मैंने 23 लिख दिया। उसके बाद 19 जून से 19 जून बोलो कितना दूर है, आप बोलेंगे सर क्या बातें कर रहे हो,
19 जून से 10 सितंबर कितना दूर है? तो बेटा जून में 11 दिन बचे, ओके, जुलाई के 31st डे, अगस्त के 31st डे एंड सितंबर के 10 दिन, दैट कम्स टू 83 डेज। उसके बाद 19 जून से 21 अगस्त, बोलो कितना दूर है? जून के कितने बच रहे हैं? 11, जुलाई के कितने बताना? 31, और अगस्त के कितने लेने हैं? 21 डेज लेने हैं। तो ये मतलब कितना हुआ? 63 डेज निकल के आया। तो अब क्योंकि आपने नंबर ऑफ डेज भी निकाल लिए, अब हमारा काम क्या है बताना? कुछ नहीं बच्चों, अब सीधे अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज करके बैठो, काम हो गया आपका। 4000 इंटू 23 दैट कम्स टू 92,000। उसके बाद 5000 इंटू 0 कितना आएगा? 0। उसके बाद 6000 इंटू 83 ये आता है 4,98,000। उसके बाद 5000 इंटू 63 दैट कम्स टू 3,15,000। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, ओके। तो बच्चों ये अपन ने सारा काम खत्म कर दिया, जो जो कॉलम्स लाने थे वो हमने ला लिए। अब तुमको पता है हमको यहाँ अमाउंट की टोटल लगती एंड प्रोडक्ट की टोटल लगती। अब काय के लिए ये मत पूछना मुझे, बोलो क्या करेंगे? टोटल करेंगे। चलो प्रोडक्ट की कर लेते एक बार। 92,000 प्लस 4,98,000 प्लस 3,15,000 दैट कम्स टू 9,05,000, ओके। अब अमाउंट की कर लेते हैं। 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 दैट कम्स टू 20,000, ओके। अब क्या करने का? अब लिख दो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला। हाँ बोलो रे, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, हाँ क्या होगा? यहां पे लिख देंगे बेस डेट प्लस, हाँ बोलो, समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ व्हाट? अमाउंट, ठीक है। अब बेस डेट आपने क्या पकड़ी थी? 19 जून 2011 प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 9,05,000 अपॉन समेशन ऑफ अमाउंट कितने रे? 20,000, ओके। तो 19 जून 11 प्लस, अब ये देखो कितना आता है सर? 9,05,000 अपॉन 20,000 दिस कम्स टू 45.25, 45.25। तो मुझे एक बात बताना, अगर ये 45.25 आ रहा तो आपको नहीं लग रहा हमने क्या सीखा था? 0.2 के ऊपर अगर राउंड अप हो रहा है, अब जैसे 45.25 हो रहा ना, तो आप 0.2 के ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट इंटीजर लोगे। तो फिर अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे क्या करूंगा बताना, कैसे एवरेज ड्यू डेट निकाल रहा हूँ? 19 जून 11 प्लस 46 डेज लेना पड़ेगा, ओके। मैंने जैसे आपको बता दिया 45.2 के ऊपर गया तो फिर आपको क्या करना है? नेक्स्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में ऐसे ही है, मैं पहले से मैक्सिमम ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक आधा ही प्रॉब्लम ऐसा है जहां पे उसने गड़बड़ की है, ओके। बट ठीक है, मैं भी आपको बता दूंगा। तो बताओ मेरे को, अभी 19 जून से 46 डेज आपको लेने, तो कैसे करेंगे रे? फटाक से बताना मेरे को। अभी जून में अपने कितने दिन बचे? चलो फटाक से बोलो। तो आप बोलेंगे सर जून में तो 11 ही दिन बाकी है। और उसके बाद मेरे को बताओ जुलाई में कितने दिन होते हैं? आप बोलेंगे सर 31 डेज होते हैं। तो लेकिन इन दोनों की टोटल देखो, वो तो 42 डेज आ रही है और हमको 46 डेज आगे जाना है। तो भाई आप यहाँ 46 लिख के रख दो। 46 माइनस 11 माइनस 31, आपके कैलसी पे आया 4। ये 4 कौन सी तारीख है पता है आपको? अगस्त की 4 तारीख है, ओके। तो ये जो अगस्त 4 है ना, दैट विल बी बिकमिंग व्हाट योर एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लिख देंगे कि भाई 4 अगस्त हमारी क्या बन रही है? एवरेज ड्यू डेट। तो 4 अगस्त और 2011 दिस इज योर व्हाट? एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। नोट इट डाउन। ये 4 अगस्त आपकी क्या बन जाएगी? एवरेज ड्यू डेट बनेगी। अब इसके बाद क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट चार्जेबल is at 18% per annum and Mr. Black wants to earn 150 on account of interest payment. अब बंदा बोलता है एवरेज ड्यू डेट तो हमने निकाल लिया, बट वो पर्सन 150 रुपीज इंटरेस्ट के अर्न करना चाहता है। तो अर्न कब करेगा? एक बात मुझे समझाना,
तो बेटा अर्न तब करेगा ना जब इस एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करेगा। इफ वी हैड मेड पेमेंट बिफोर एवरेज ड्यू डेट, तो फिर डेफिनेटली क्या होने वाला है बताना है, फिर डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो, आपको इंटरेस्ट सेव करा के लेने वाले हो, या मैं बोलूंगा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है मैं एवरेज ड्यू डेट के कितने दिन पहले पेमेंट करूं जो मुझे क्या मिल जाए बताना, मुझे 150 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाए। ठीक है, तो फिर ये नंबर ऑफ डेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। आप क्या करो, आप आपके नॉर्मल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालो। चलो बोलो, इंटरेस्ट आप यूजुअली कैसे निकालते थे? जब भी हम लोग इंटरेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? तो आप करते हो अमाउंट बोलो कितनी है, 20,000, या यहां पे पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, अमाउंट इनटू रेट, वो भी परसेंट में, इनटू नंबर ऑफ डेज अपॉन क्या करते थे 365। ऐसे ही आपने इंटरेस्ट निकाला आज तक भी, और हमेशा आपको इंटरेस्ट पता नहीं होता था, अमाउंट तो आपकी देखो यहां से आती थी, फिर रेट ऑफ परसेंट जो था इंटरेस्ट का वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता था। 365 डेज तो हम साल के पकड़ते तो वो तो वैसे ही रहते, और नंबर ऑफ डेज यूजुअली कहां से आता था बताना, आपको एक लमसम में डेट दी जाती थी कि भाई देखो इस डेट को हमने पेमेंट किया, तो बोलो इंटरेस्ट मिल रहा कि देना पड़ेगा, तो फिर अपन अकॉर्डिंगली वहां पे इंटरेस्ट निकाला करते थे। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट से जब तक पेमेंट हुआ वहां तक के अपन नंबर ऑफ डेज निकालते थे। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट हैव द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ डेज। कब पेमेंट करा वो अपने को पूछ रहा कि अरे भाई तुम बताओ कि कब पेमेंट करना हमने। ठीक है, देखो हमको इस बार इंटरेस्ट की अमाउंट ही है, यूजुअली हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं होती थी, बट इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट की अमाउंट दी है। तो आप बताना व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे सर ये तो 150 रुपया है, 150 अमाउंट कितनी है बोलो 20,000 इनटू रेट क्या है देखो वहां पे आराम से देखो 18% पा, तो आप 18% कर रहे हो इनटू नंबर ऑफ डेज। तो बेटा नंबर ऑफ डेज ही तो नहीं पता ना हमको, तो यहां पे लिख देना नंबर ऑफ डेज अपॉन 365। ओके, अपॉन क्या करेंगे 365 कर देंगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, अब कुछ नहीं करो सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई मेरे को तो नहीं आता, 20,000 इंटू 18% किया तो 3,600 मिल रहा है मेरे को, और वो अपॉन 365 करके रख देता मैं। ओके, तो ये कितना आ रहा है 9.86, या पॉइंट से आपको डर लगता तो एक चुपचाप काम कर देंगे ना बच्चों। अब ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे बन रहा है ना 150 इंटू 365 अपॉन ये 20,000 इंटू 18%। अब ये तो आई होप सबको समझता है, ये 150 इक्वल टू के साइन किधर है, ये डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, दैट्स इट। तो ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो 20,000 इंटू 18%, 20,000 इंटू 18% ये आता है 3,600। तो आप क्या करना अपॉन 3,600 और 150 इंटू 365, दिस कम्स टू 54,750। ये करके आपको मिलने वाले हैं नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बताना, 15.21, क्या बोल रहा हूं 15.21 डेज यहाँ पे निकल के आएंगे। अब इसका मतलब क्या हो रहा कि अगर तुमने 15.21 डेज पहले पेमेंट किया तो फिर जाके क्या होगा बताना, तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट बचने लग जाएगा। ये बेटा 15.21 भी बोलने से अच्छा मैं 15.20 ही करता हूँ। ओके, अब कैसा बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, कैसे, जब आपको ये एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए जब आप डिवीजन करते हो ना, तब वो 0.2 के क्राइटेरिया से आगे पीछे करना। ओके, लेकिन जब इसकी बात आती है, नंबर ऑफ डेज आपको पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या कर देना, अब
क्योंकि 15.20 करा तो एग्जैक्ट फिगर ऑफ 150 रुपीज आएगा। ये बात समझ के लो। अभी 15.20 लिया तो ही एग्जैक्ट आपका 150 का फिगर आएगा। अगर अब आप इसको ऊपर नीचे कुछ भी करोगे ना तो फिर ये जाके मैच नहीं होने वाला। ये तो फिक्स हो गया। कैसे? आप ही देखो, आप ये फॉर्मूला में लगा के देखो, 20,000 इंटू 18% अपॉन 365 इंटू मैं अगर 15.21 लेट से लेता हूं तो वो जाके 150 रुपीज आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये 50.20 है तो इसको ऊपर नीचे कुछ तो भी कर दो। बेटा मैं 15 करूंगा तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है, 20,000 इंटू 18% अपॉन 365 इंटू 15, तो देखो ये 147.94 रुपीज निकल रहा है इंटरेस्ट। आपको 150 की बात बोली है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊं, मैं इसको सिर्फ 15 डेज बोल दूं तो फिर ये आंसर चेंज होगा। आप अगर 16 करना चाहो तो भी आंसर चेंज होगा। 20,000 इंटू 18% अपॉन 365 इंटू अगर आप इसको 16 दिन कर देते हो, ऊपर लेते हो राउंड अप, तो वो 157 रुपीज का क्या बचा रहा है, इंटरेस्ट बचा रहा है। बोलना मुझे क्या है, बोलना मुझे यही है बेटा, ये तो ये एवरेज ड्यू डेट होती है रे। जहां निकालना हो आपको तो आप क्या करते हो, वो राउंड अप करते हो ऊपर नीचे के। बट इस राउंड अप से भी कभी एक्यूरेट आंसर नहीं आता, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट पे किसी भी पार्टी को लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। बट जब ऐसे आप राउंड अप करते हो ना तो थोड़ी बहुत अमाउंट कम ज्यादा हो ही जाती है, जैसे यहाँ पे भी होने वाली है। ठीक है, तो क्योंकि अब आंसर 15.20 डेज निकल रहा, तो अब आपने क्या करना, आपने आपके नॉर्मल जो हमारे राउंडिंग अप के सिलसिले होते हैं, हम जैसे नॉर्मली राउंड अप करते हैं, कैसे नॉर्मली राउंड अप करते हैं, 0.5 के ऊपर नेक्स्ट इंटीजर, 0.5 के नीचे पहला इंटीजर, वैसे ही आपने यहाँ पे भी करना। सिर्फ वो एवरेज ड्यू डेट होती जहां पे वो 0.2 के हिसाब से आपने राउंडिंग अप करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे, 15 डेज अप्रॉक्स। ओके, पहले आप आपका मेन आंसर लिख देना। आपका मेन आंसर क्या है, 15.20, फिर बाद में लिखना भाई 15 डेज अप्रॉक्स है। ठीक है, लेकिन ये 15 डेज क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट अगर आप इस एवरेज ड्यू डेट के 15 दिन पहले पेमेंट करोगे, बात समझो, अगर आप इस एवरेज ड्यू डेट के 15 दिन पहले पेमेंट करोगे तो आप फिर 150 का इंटरेस्ट यहाँ पे सेव कर सकोगे। ओके, अगर 150 डेज पहले करोगे तो 15 डेज पहले करोगे तो जाके आप लोग 150 का इंटरेस्ट वहां पे सेव कर पाओगे। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, डेट ऑन विच पेमेंट टू बी मेड, डेट ऑन विच पेमेंट इज टू बी मेड, बताओ किस डेट पे पेमेंट होनी चाहिए। तो 4 अगस्त एवरेज ड्यू डेट है, इसके 15 डेज पहले पेमेंट करोगे तो अपने को 150 का इंटरेस्ट वहां पे मिल सकता। बट जब सिर्फ 15 दिन पीछे जाओगे ना तब भी एक्चुअल अमाउंट नहीं आएगी 150 रुपीज की, ये मैं बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पे अप्रॉक्स ले रहे हो, राउंड अप किया है आपने। ओके, तो इसका आंसर हमने देखो जो मेनली आना चाहिए वो तो हमने लिख दिया, बट फिर हमने बोला भाई 15.20 दिन बोले तो क्या 15 तारीख के दोपहर में करने का या सुबह में करने का, ऐसा नहीं होता। तो आपने फिर इसको क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया। ठीक है, अब 4 अगस्त के पहले जाओ 15 दिन, अगस्त के 4 दिन एक्स्ट्रा हुए तो 4 दिन उड़ा दो, अब कितने दिन बचे, 11। तो जुलाई में होते 31 दिन। ओके, तो 31 में से 11 माइनस करो तो डेट क्या मिल रही है आपको, 28 जुलाई। तो आपने 28 जुलाई 11 को क्या करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये डेट 4 अगस्त से 15 दिन पहले की है। देख लो 15 दिन आप लगा तो कैलकुलेट कर लो, 20 में 15 ऐड करो, जुलाई में होते 31 डेज, तो जुलाई के कितने बाकी है, 11 डेज। ओके, और 4 डेज अगर आपने अगस्त के लिए ले तो वो 15 डेज होता है। इन शॉर्ट ये 4 अगस्त के 15 डेज पहले अगर मैं पेमेंट करूंगा तो जाके मेरा फिर 150 का इंटरेस्ट यहाँ पे सेव होने लग जाएगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। थोड़ा सा हैवी बोले तो कहां से होता, ये इधर से होता। तुम बाकी तो सब कुछ ऐसे करते थे ना बच्चों, सिर्फ अभी तक क्या होता था, हमको इंटरेस्ट नहीं दिया होता था, हम निकालते थे इंटरेस्ट। बट इस बार क्या हो गया, इस बार तुम्हारा नंबर ऑफ डेज जो था ना, तो नंबर ऑफ डेज वहां पे हमको दिया ही नहीं गया था, हमको वही निकालना था।
एंड अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लिया, उसी इंटरेस्ट के फॉर्मूला से नंबर ऑफ डेज निकाला। अब वो आए थे 0.20 में, तो मैंने आपको बोला भाई जब एवरेज ड्यू डेट निकालते हो ना तब वो 0.20 के ऊपर की राउंडिंग अप वगैरह की जाती है। और नॉर्मल ये ऐसे कितने दिन पहले के पेमेंट वगैरह रहे तो अपना वहां जैसे अपन नॉर्मली राउंडिंग अप करते हैं बस वैसे ही आपने राउंडिंग अप करना है। ओके, तो हमने 15.20 को 15 डेज अप्रॉक्स लिख दिया। पहले हमने मेन आंसर लिखा और फिर ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दिया, ठीक है। और हमने सोचा भाई तुमको अगर 150 का इंटरेस्ट अर्न करना है ना तो तुमको इस एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करना पड़ेगा। कितने दिन? 15 दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। और 15 दिन पहले की डेट क्या है? 28 जुलाई। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ रह देगा, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, जो प्रैक्टिस मैनुअल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, चलो देखते हैं। किशन लाल हैज मेड द फॉलोइंग सेल्स टू बाबूलाल, ठीक है। तो किशन लाल ने क्या किया है? बाबूलाल को सेल किया। He allows a credit period of 10 days। तो ये कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देता है? 10 डेज का क्रेडिट पीरियड देता है। Beyond which he charges interest 12% per annum। अब बेटा एक बात समझो, ये दो लाइनों से ही आपको क्या इंटरप्रेट करना है। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन विल बी प्लेइंग वाइटल रोल ओवर हियर। आपको ये समझना है यहाँ कोई अब बिल ड्रॉ नहीं किया। जैसे प्रीवियस जो अभी प्रॉब्लम देखा है उसके अंदर बिल ड्रॉ किया था, और मैं आपको पहले से समझा रहा हूं जहां पे बिल ड्रॉ किया जाएगा वहां पे 3 दिन ग्रेस के ऐड होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? वहां पे 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं। बट अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं करने वाले बताना, कोई 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को यहाँ सेल्स की डेट्स दी गई है और ट्रांजैक्शन की डेट दी है और आपको 10 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है। तो जब बिल होता है तो ग्रेस डेज ऐड करना, बट क्रेडिट टर्म है नॉर्मली जैसे हमने किसको उधारी पे बेचा करा तो क्या उधर आप लोग ग्रेस के पीरियड ऐड कर लोगे क्या? जवाब है नहीं। और अगर आपने वो 10 डेज के ऊपर पेमेंट किया तो बंदा अपने से क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। देखो आगे क्या बोला है, डेट ऑफ सेल्स आपको दी और अमाउंट्स देके रखी है 26/5 मतलब 26 में, 18 जुलाई, 2 अगस्त, 28 अगस्त, 9 सितंबर एंड 17 सितंबर। दीज आर द डेट ऑफ सेल्स। और बाजू में देके रखी गई है आपको अमाउंट्स। ओके, आगे बाबूलाल वांट्स टू सेटल हिज अकाउंट ऑन 30 सितंबर 14, ठीक है। तो मतलब बाबूलाल को भाई अकाउंट कब सेटल करने हैं? 30 सितंबर 14 को उसको अपने अकाउंट सेटल करना है। वो बोलता भाई देखो मैं इतने अलग अलग डेट्स पे पेमेंट नहीं कर सकता, अब मैंने इतना अगर परचेस किया ना तो वो बाबू भैया बोलते हैं कि हम सीधे पेमेंट करेंगे कब? 30 सितंबर को। ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय हिम यूजिंग एडीडी। एडीडी क्या? एवरेज ड्यू डेट। तो बेटा ये तो नॉर्मल चीज हो गई ना, आपको वहां पे सारे क्या दिए? ट्रांजैक्शन की डेट दी है, अमाउंट्स देके रखी है, फिर आपको बोला एक भाई बाबूलाल बोलता है कि अपने को 30 सितंबर को क्या करना है? सब सेटलमेंट करनी है। तो आपको पूछा है एवरेज ड्यू डेट क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर आप क्यों बोल रहे थे, दिमाग पागल करेगा। बेटा एक बहुत ही अलग चीज करी है इसने, वो मैं बता दूंगा आपको जब आएगा, जब प्रॉब्लम आगे जाएगा आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। If Babulal wants to save the interest, underline that word save. Okay, Babulal wants to save interest 588. How many days before 30th September 14 does he have to make the payment? Okay, okay. And also find the date in this case. अब देखो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में और प्रीवियस प्रॉब्लम में एग्जैक्ट डिफरेंस कहां पे आएगा, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, प्लीज गौर करना मेरी बात पे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पहले सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह दिए, उसकी डेट दी है, क्रेडिट टर्म दिया है। ओके, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? ड्यू डेट तो डेफिनेटली मिल जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ड्यू डेट हमको मिल जाएगी। बट अब उसके बाद मेरी एक बात समझ के लेना, वो ड्यू डेट आने के बाद हम लोग
अगर 30 सितंबर को पेमेंट कर रहे तो मतलब डिले इन पेमेंट कर रहे, ठीक है। अब वो तो मेरे को भी नहीं पता डिले होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर डिले ऑफ पेमेंट हुआ तो डेफिनेटली वहां पे क्या आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। तो सपोज मेरी कोई एवरेज ड्यू डेट निकल के आई, मेरे को नहीं मालूम कौन सी ड्यू डेट आ रही है एवरेज में, बट एवरेज ड्यू डेट कुछ तो भी आई और मैं इसके बाद पेमेंट करता हूं, ओके। आफ्टर एडीडी मैंने क्या किया है, पेमेंट किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, मतलब मुझे सामने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैच देना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब उसने बोला कि तुमको अगर 588 का इंटरेस्ट सेव करना है, अरे बात समझो, सेव करना है बोला है, अर्न नहीं बोला। पिछले जो प्रॉब्लम में हमने देखा तो वहां पे क्या था बताना, ही वांटेड टू अर्न द इंटरेस्ट, मतलब उसको रिबेट कमानी थी, बट यहाँ पे क्या है बताना, यहाँ पे सिर्फ बोला गया है he wanted to save the interest। मतलब इसको देखो, यहाँ पे एक अमाउंट का इंटरेस्ट लग रहा है, हम ऐसा पकड़ के चल रहे कि भाई 1000 रुपीज का इसको इंटरेस्ट लग रहा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया तो उसको इंटरेस्ट लग रहा है, और कितने का इंटरेस्ट लग रहा है, लेट्स से 1000 का इंटरेस्ट लग रहा है। कब, अगर वो 30 सितंबर को पेमेंट कर रहा तो, ठीक है। अब वो बोलता है कि उसको 588 का इंटरेस्ट सेव करना है, ओके, मतलब 588 रुपीस का इंटरेस्ट बचाना है, तो उसने 30 सितंबर के कितना पहले पेमेंट करना। मतलब इसका ये नहीं हुआ कि उसने एवरेज ड्यू डेट के कितने दिन पहले पेमेंट करना, ये उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एवरेज ड्यू डेट के पहले कितने दिन पेमेंट करना, दिस इज नॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि वो 30 सितंबर को सेटल करना चाहता है, तो पहले इज्जत से बोलता भाई बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा। हम अज्यूम कर दे कि 1000 रुपीज का क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे रेंज में है जो हमने आज तक सॉल्व किया, बट वो फिर पूछता है कि अगर उसको सपोज वहां 1000 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्वेश्चन बोलता है कि सपोज उसको 588 का इंटरेस्ट सेव करना है तो उसको कितना पहले पेमेंट करना पड़ेगा, 30 सितंबर के, नॉट एवरेज ड्यू डेट के। मतलब वहां अर्न करने की बात नहीं चल रही है, सेव करने की बात चल रही है, क्योंकि उसको एक्चुअल में 1000 का इंटरेस्ट लग रहा है ना बच्चों, तो 1000 उसको इंटरेस्ट नहीं चाहिए। वो बोलता भाई मेरे को 1000 का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को इसमें से 588 तो कम करने। बात समझ में आ रही है। और जो 1000 का इंटरेस्ट लग रहा तो वो सोच रहा है भाई मुझे 1000 का इंटरेस्ट नहीं लगाना है, मेरे को इसमें 588 रुपीज बचाने हैं। बात समझ में आ रही है। हाँ, फिर जो बचता मैं उतने का इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, बात पे गौर करो मेरे, उतना इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट अर्न नहीं है। जब इंटरेस्ट अर्न बोला जाता है ना, तो इसका मतलब आपको फिर एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करनी पड़ती है। बट क्योंकि ये इंटरेस्ट सेव की बात कर रहा है, खर्चा तो होगा उसका इंटरेस्ट का, क्योंकि वो एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहा है, बट उसको उस इंटरेस्ट की सेविंग करनी है। कितने रुपए की? 588 की। तो इसका मतलब डेफिनेटली नहीं है कि वो एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करना चाह रहा, वो सिर्फ 30 सितंबर के कितना दिन पहले पेमेंट करे जिससे उसका इंटरेस्ट 588 से बच जाएगा। ऐसे देखा जाए, अगर एवरेज ड्यू डेट और 30 सितंबर में कुछ डिले हो रहा है तो उससे उसको लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल 1000 का इंटरेस्ट लग रहा, तो वो बंदा वो 1000 में से 588 बचाना चाह रहा है। तो 588 बचाना चाहता है तो डेफिनेटली 30 सितंबर के पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो कितना दिन पहला पेमेंट करना पड़ेगा, दिस हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। बस इतना ही पूछा गया। ओके, नहीं तो क्या होता है, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है तो वहां पे हमको बोला था 150 का इंटरेस्ट अर्न करना है, तो अर्न बोला तो अपन ने क्या बोला कि भाई उसको अगर अर्न करना है तो एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमने सोचा था, वैसे ही हमने समझा। बट यहाँ पे बोला है भाई उसको 588 का इंटरेस्ट सेव करना है। सेव मतलब इंटरेस्ट अगर नॉर्मली देखे तो सपोज 1000 का आ रहा तो उसको 1000 का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, उसमें से कुछ कम इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है बट 588 से कम। ओके,
तो फिर इसके लिए उसने पूछा कि भाई फिर 30 सितंबर के कितने दिन पहले पेमेंट करे जिससे आपका 588 का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल। अब कुछ कुछ बातें एक बात समझ के लो, ये क्योंकि जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आया है कहां से, आईपीसीसी से। तो बेटा आईपीसीसी में आपको नहीं लगता कि ये बहुत सिंपल चैप्टर हो जाता था? अब आपने भी इतना देखा है तो आपको भी लग रहा होगा कि यार सही में छपरी है। तो वो छपरी था, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट क्या करती थी, आईपीसीसी में एक आधा क्वेश्चन ट्विस्टेड डाल दिया करती थी। ओके, ट्विस्टेड क्वेश्चन डालती थी, तो ये क्वेश्चन उसमें से एक है, ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो जाती है, वो लेवल के हिसाब से ट्विस्ट लाते हैं ना, तो वो आईपीसीसी था तो ट्विस्ट आता था। अब अगर हमारा फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, तो फाउंडेशन में ऐसा क्वेश्चन है, बट वो है काय में, वो है आपके आरटीपीज में। बट वो भी क्वेश्चन कैसा है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे शब्दों का माया जाल है। ओके, देखो ना, सेव और अर्न कितना फर्क गिरता है। वो बोलता है भाई मेरे को 30 सितंबर से कितना पहले पेमेंट करना है जिससे मैं 588 का इंटरेस्ट सेव करूं। ओके, फर्क गिरता है। तो फिर बस ये ऐसे ही वो क्या करते थे, ट्विस्ट लाया करते थे। तो इसी के लिए मैंने यही सोचा कि भाई आईपीसीसी का भी जो जितने पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी अगर हमने इसके अंदर डाल दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कल चल के कैसा भी प्रॉब्लम आया तो आपको कोई तकलीफ जाएगी, प्रोवाइडेड आप ध्यान से कर रहे हो सब चीजें। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो बेटा सबसे पहला एक ही काम करना है, बाकी का बाद में और देखेंगे अच्छे से। पहले तो काम करो एवरेज ड्यू डेट का, वो तो निकाल लेते। ओके, चलो तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 31 और हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, एवरेज ड्यू डेट। और इधर क्या आएगा बताना, बेस डेट। अब वो तो भाई बाद में आएगी, ठीक है, वेट करते हैं उसका। यहाँ पे तब तक आपके कॉलम तो रेडी कर लो आप लोग। चलो बोलो, सबसे पहला कॉलम बोलो रे, क्या आएगा, डेट ऑफ सेल्स का आएगा, डेट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, वो ऐसे क्रेडिट पीरियड सबका कितना दिन है रे, 10 डेज है ना। अपन ने किसके पहले क्वेश्चन किया था 7 डेज वाला, तो अपन ने लिखा था हर जगह पे। आप वो स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए बना कर रख रहा हूं। क्रेडिट पीरियड, और उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी ड्यू डेट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी सारी अमाउंट्स। यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और लास्ट में क्या आएगा बताना यहाँ पे आपका प्रोडक्ट। ओके, तो ये हुआ सारा तुम्हारा काम तमाम। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, हौले हौले आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट बता देना आप मेरे को, जो चीजें हैं वो तो एज इट इज प्रेजेंट कर तो लेते एक बार की, है ना। चलो फटाफट बताना फिर मेरे को। डेट ऑफ सेल्स दी है 26 मई 2014, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 26 मई 2014, और अमाउंट है इसकी 12,000। इसके बाद 18 जुलाई 2014 अमाउंट है 18,000। उसके बाद 2 अगस्त 2014 और इसकी अमाउंट है 16,500। उसके बाद 28 अगस्त 2014 उसकी अमाउंट आ रही है, कितनी आ रही है, 9,500। 9 सितंबर 2014 तो इसकी अमाउंट आ रही है 15,500। उसके बाद 17 सितंबर 2014 तो ये अमाउंट कितनी आ रही है बताना, 13,500। ओके, अब देखो आप काम क्या करना है, मेरे को बताओ तुम्हारा क्रेडिट पीरियड है कितने दिन का, 10 डेज का। तो बेटा लिखते चलो 10 डेज 10 डेज 10 डेज 10 डेज 10 डेज एंड 10 डेज। इसको 100 मत समझना, ओके, मेरा डी थोड़ा 0 जैसा ही दिखता है, समझ के लो। अब आपको निकालना है ड्यू डेट सबकी। अब लेकिन एक चीज का गौर करना, ध्यान करना, दिमाग में फिट करना, क्या
अरे बच्चों, ये तुम्हारा सेल का है ना ट्रांजैक्शन, ये कोई हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन है क्या? जवाब है नहीं। तो जब आपका नॉर्मल सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन होवे तब आपने क्या करना, तब येड़े सरिगा 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं कर देना। ओके, तो सिर्फ जितना आपको नंबर ऑफ डेज का क्रेडिट टर्म दिया है बस उतना ही हम लोग वहां पे ड्यू डेट्स के अंदर डालेंगे। आई होप सबको समझा है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 26 जून से 10 दिन 26 मई से 10 डेज ऐड कर दो, बोलो कितना आएगा? बेटा मई में तो आपको पता है 31 डेज होते हैं, तो 26 के बाद बचे कितने हैं? 5, और जून के और 5 लोगे तो 10 दिन का कोटा कंप्लीट होगा। तो मतलब क्या हो रहा, मतलब ये हो रहा है कि ये आएगा 5 जून 2014, ये आपकी क्या निकल गई? डेट निकल के आ गई। ओके, उसके बाद 18 जुलाई 14, तो बताओ 10 डेज ऐड करने के बाद में कहां पे आता है ये तो 28 जुलाई 14, 28 जुलाई 14 पे आएगा। फिर 2 अगस्त में 10 डेज ऐड कर दो, तो ये तो भाई 12 अगस्त 2014 आ रहा। 20 अगस्त में 10 डेज ऐड कर दो, अगस्त में होते हैं 31 डेज, तो 28 के आगे अगर देखोगे तो अगस्त में बचे कितने? 3 दिन बचे, और सितंबर के 7 डेज लेने पड़ेंगे। तो डेट क्या रही है? 7 सितंबर 2014। 9 सितंबर से 10 दिन आगे जाओ तो वो कितना आएगा? 19 सितंबर 2014। 17 के आगे 10 दिन जाओ तो वो आएगा 27 सितंबर 2014। दैट्स इट। अरे समझे कि नहीं समझे? तो फिर अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, अब बस अपना वही काम। देखो ड्यू डेट्स आ गई ना, अर्लीस्ट डेट उठाओ और उसको क्या बना देना? आपकी बेस डेट बना देना। तो बताना मेरे को अर्लीस्ट डेट मेरी नजरों से 5 से 6 लग रही, आपकी नजरों से आप भी देख लो, आपको भी वही दिखेगी। 5 जून 2014 इज योर व्हाट? बेस डेट। ये अपने क्या निकली बताना? बेस डेट निकली है। ओके, अब क्या करेंगे? अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट का हम लोग कॉलम फिलअप करने जाएंगे। ठीक है, चलो हेल्प कर दो मेरी थोड़ी थोड़ी। बोलो 5 जून से 5 जून कितना दूर है? सर 0 डेज। 5 जून से 28 जुलाई कितना दूर है? जून में बचे 25 दिन, तो 25 डेज और प्लस 28 डेज कर दो जुलाई के, तो भाई ये आता है 53 डेज। ओके, 5 जून से 12 अगस्त कितना दूर है? जून के बचे 25 डेज, जुलाई के लो 31 और अगस्त के लेना कितने? 12 दिन। दैट कम्स टू 68 डेज। उसके बाद 5 जून से 7 सितंबर कितना दूर आता है? जून के 25 डेज, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 7 डेज लेने पड़ेंगे, तो दिस कम्स टू 94 डेज। अब 5 जून से 19 सितंबर, बेटा 5 जून से अपन 7 सितंबर तक आए तो 94 डेज हो रहे ना, तो फिर 19 जून तक कितने होंगे? तो 7 से आगे 19 तक चले जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो 12 डेज आगे है, तो आप क्या करो 94 में 12 डेज ऐड कर दो, तो वो कितना आएगा? 106 डेज आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस लो और वो 94 में ऐड कर दो तो भी काम बन जाएगा। यार नहीं समझता तो वही अपनी पद्धत, 5 जून से आओ 19 सितंबर तक। बोलो जून के कितने? 25, जुलाई के कितने? 31, अगस्त के कितने? 31 और सितंबर के कितने? 19। देखो वही आता है क्या? यस, 106। उसके बाद 5 जून से 27 सितंबर तक आओ। अब आप दो तरीके कर सकते हो। देखो 19 सितंबर तक 106 आया ना, तो फिर 27 सितंबर तक कितना आएगा? तो आपने बोलना सर 8 दिन का गैप है इनके बीच में, तो हम एक काम करते 106 में 8 डेज ऐड कर लेते, तो ये हो गया 114। हाँ फिर भी नहीं समझ रहा, फिर वही अपना गावरान पद्धत, 5 जून से आओ 27 सितंबर तक। बोलो कैसे होगा? जून के लेंगे 25, जुलाई के लेंगे 31, अगस्त के लेंगे 31, सितंबर के लेंगे कितने? 27। दैट कम्स टू कितना? 114। कैसे भी करो रे, आंसर लाओ, बस यही चाहिए अपने को। ओके, अब इसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रोडक्ट का कॉलम निकल सकता है? हाँ जी, क्या करेंगे? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट। चलो फटाफट करते हैं। 12,000 इंटू 0, बोलो कितना आएगा? 0। उसके बाद 18,000 इंटू 53, दैट कम्स टू 9,54,000। दैट कम्स टू 9,54,000। 16,500 इंटू 68,
तो 16,500 into 68 that comes to 11,22,000. Okay, 11,22,000. 9,500 into 94, 9,500 into 94, 8,93,000, 8,93,000. फिर 15,500 into 106 that comes to 16,43,000. तो 16,43,000. 13,500 into 114, तो ये आता है 15,39,000. 15,39,000. तो ये हमने क्या किया, इन टोटलिटी जो लग रहा था वो सब निकाल लिया. अब तुमको भी पता है अमाउंट की टोटल लेनी पड़ेगी और यहाँ से प्रोडक्ट की टोटल लेनी पड़ेगी. चलो फिर फटाफट मारो टोटल. अभी 9,54,000 प्लस 11,22,000 प्लस 8,93,000 प्लस 16,43,000 प्लस 15,39,000. सॉरी, एक सेकेंड. 9,54 प्लस 11,22,000 प्लस 8,93,000 प्लस 16,43,000 और प्लस 15,39,000. तो दैट कम्स टू 61,51,000. ओके, उसके बाद अमाउंट्स की टोटल मार लेते. 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,500 प्लस 9,500 प्लस 15,500 प्लस 13,500. ओके, तो ये आता है 85,000. अब आपकी इधर क्या निकलने वाली है, एवरेज ड्यू डेट. एवरेज ड्यू डेट. तो मुझे एक बात बताओ, ये एवरेज ड्यू डेट आप लोग एग्जैक्टली निकालने कैसे वाले हो? तो कुछ बड़ी बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे. आप लोग बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ व्हाट अमाउंट. तो मुझे एक बात बताना, व्हाट इज योर बेस डेट? तो बेटा बेस डेट हमारी है 5th जून 2014. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5th जून 2014 प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है 61,51,000 अपॉन अमाउंट कितनी है 85,000. तो 5th जून 2014 और प्लस आप लोग क्या कर रहे हो बताना, यहाँ पे अब इसकी ये निकालोगे तो 61,51,000 अपॉन 85,000 that comes to 72.36. ये कितना है बताना, 72.36. ओके, अब मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ पे आपके दिमाग को जरा सा ताना आएगा. क्या ताना आने वाला है, सुन के लो मेरी बात. अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अब ये आई एम टेलिंग यू, ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है. मतलब जो आईपीसीसी के एग्जाम्स हुआ करती थी तो वहां पे उन्होंने इसका सॉल्यूशन ऐसा दिया था. ठीक है, आप देख लो, मैंने आपसे इतने सारे प्रॉब्लम कराए हैं, लेकिन जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ वो बराबर जाके लगता है. ओके, वैसे देखा जाए तो ये जो राउंडिंग अप होती है ना बच्चों, तो वो अजम्पशन के बेसिस पे होती है. मतलब आप अपवर्ड भी ले सकते हो, डाउनवर्ड भी ले सकते हो, कितने पे भी. लेकिन मैंने आपको इंस्टीट्यूट के हर एक आंसर से मैच करने के लिए वो 0.2 का बोला, और वो जनरली अप्लाई भी होता है. आपने भी अब इतनी बार देखा है. बट ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 72.36 आ रहा ना, तो अपन नॉर्मली कैसे इसको करेंगे, अपन इसको 73 डेज करते हैं, है ना, यही सीखा अपन ने. बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इसको डाउनवर्ड में क्या कर दिया, इसको राउंड अप कर दिया. मतलब इसको सिर्फ 72 डेज ही लिख दिया. अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया, दैट वाज आल्सो ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल. तो वो क्वेश्चन में ही इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वहां तो 0.25 आया था, तो बेटा 0.25 पे अपन ने नेक्स्ट डे ले लिया था. याद करो, एवरेज ड्यू डेट निकालते टाइम हमने नेक्स्ट डे ले लिया. और इसके पहले भी इतने क्वेश्चन आए, तो जहां 0.25 ही आ रहा तो अपन एकदम सीधा आगे का इंटीजर ले रहे. हर जगह पे हुआ. बट पता नहीं इंस्टीट्यूट का दिमाग ऐसा कभी कभी घूमता, तो इंस्टीट्यूट क्या करती, ऐसे आंसर दे देती. ओके, तो अब यहाँ इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहाँ पे उसको 72 ही रखा है. बट मैं एक ही सजेस्ट करूंगा आपको, ये वैसा तो अजम्पशन होता है. मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, आपको यहाँ पे अजम्पशंस लिखने पड़ते हैं आपके ओन, कि आप इसको अपवर्ड कर रहे हो कि डाउनवर्ड, क्योंकि ये आपकी खुद की मर्जी होती है कि इसको ऊपर लेके जाना कि नीचे लेके जाना. ओके, आप अजम्पशन लिख दोगे तो आपका काम हो जाता है. बट मैंने
वो भी अगर आपको ना सुधरे तो मैंने बस एक रूल बना के दे दिया, 0.20 के ऊपर गया तो ऊपर का लो, नहीं तो नीचे का लो। ओके, जो हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वर्क भी करेगा। बट देखो ये एक ही प्रॉब्लम है जहां पे इंस्टीट्यूट ने ऐसा काम किया है, ठीक है। बट हम टेंशन नहीं लेते, हम लोग क्या करेंगे, हम बराबर हम जैसा करते हैं आज तक वैसे ही करेंगे, और सिर्फ नीचे क्या लिख देंगे, एक नोट कि हमने अपवर्ड वैल्यूएशन किया है, या मैं बोलूंगा अपवर्ड राउंड अप हमने करके रखा है। तो आप बोलेंगे सर मार्क मिलेंगे क्या? मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था जब चैप्टर शुरू हुआ था कि बेटा अजम्पशन आप लिख दोगे ना तो फिर डेफिनेटली मार्क मिलेंगे। और सेफर साइड रहने के लिए ना पहले ऐसे लिख देना 72.36, क्योंकि जो सजेस्टेड आंसर आते हैं ना तो वहां पे भी पहले ऐसे लिख के आता है कि भाई 72.36 आया, फिर उसके बाद अपन नीचे लिख देते हैं अप्रॉक्स या राउंडेड अप टू 73 डेज या 72 डेज, वो अपन फिर बाद में लिखते हैं। तो फिर तुम्हारा अगर यहाँ का आंसर मैच हो गया ना तो फिर डेफिनेटली आपको मार्क मिल जाते हैं, क्योंकि उनको फिर समझ में आ जाता कि भाई देखो यहाँ पॉइंट में था तो इसने ऐसे राउंड अप किए। और ऐसा कोई रूल ही नहीं है, मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। देखो अगर तुम पूरा चैप्टर भी पढ़ लोगे थ्योरेटिकली भी तो वहां पे आपको एक ही मिलेगा कि भाई राउंड अप करना चाहिए, बट हाउ टू राउंड अप ये कहीं नहीं लिखा। तो राउंड अप के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, 0.5 के ऊपर आगे का, 0.5 के नीचे का पीछे का, ये होता है हमारा राउंड अप। बट इस हमने अब इतने सारे क्वेश्चन देखे तो सब क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, हमने वही देखा भाई 0.2 के ऊपर जा रहा है तो अगला इंटीजर, नहीं तो फिर पिछला, यही चलता है। तो फिर अकॉर्डिंगली आप टाइम मत लो, सिर्फ आपने क्या करना, आपने ऐसा लिख दिया तो फिर आप जो आपकी नॉर्मल मेथड फॉलो कर रहे हो बस वैसे ही फॉलो करो। हाँ सिर्फ यहाँ अजम्पशन जरूर लिख देना, अजम्पशन लिखने से अच्छा मैं बोलूंगा ये पहले पॉइंट वाला आप आंसर लिख दो, फिर उससे आपका ये तो समझ में आएगा सामने वाले को कि तुमने सब एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है। ओके हाँ, सिर्फ लास्ट में अब ये पॉइंट में था तो उसने क्या कर दिया बच्चे ने या बच्ची ने, तो उसको आगे किया या पीछे किया, ठीक है। और जनरली सजेस्टेड जितने भी आएंगे, क्योंकि अब पास्ट एग्जाम के वगैरह जो भी क्वेश्चंस हैं वो जनरली क्या होता है, अपवर्ड ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों से आपका ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे फिर क्या कर रहा हूँ, 5 जून 2014 प्लस मैं अपने नॉर्मली अपन जैसा कर रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ, तो मैं कितने कर रहा हूँ 73 डेज। तो ये प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर से मेरी ड्यू डेट मैच नहीं होगी, बट कुछ फर्क नहीं गिरता आप, लेकिन वहां पे आपका अजम्पशन जरूर लिखना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रॉक्स 73 के पास हम क्या लिख देंगे अप्रॉक्स, क्योंकि देखो आप 34 क्वेश्चन में आपसे करा रहा हूं तो 34 क्वेश्चन में हर जगह पे अगर हम जैसा कर रहे हैं वैसे हो रहा है तो फिर एक जगह पे इंस्टीट्यूट का वैसा आंसर आया तो उसको हम लोग दिल पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट के ऐसे बहुत से होते हैं आंसर। अब आप लोग तो नए नए हो, इंटरमीडिएट में और इवन तुम्हारी फाउंडेशन की जो बुक्स है अगर तुम कंपेयर करोगे प्रीवियस बुक से तो मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे बताऊंगा जहां आंसर्स गलत थे, तो उन्होंने क्या किया उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में तो चेंज नहीं किए, लेकिन जब अगली अटेम्प्ट आई तो वहां पे बुक को उन्होंने फिर रिनोवेट किया या वो क्वेश्चन से हटा दिए जो गलत थे। अब प्रॉब्लम इसमें किसकी होती है, बेचारे टीचर भी होती है, टीचर बता रहा है एक और फिर उसमें आंसर कुछ एक निकल जाता है। ओके, तो फिर वहां पे तकलीफ होने लगती थी हम लोगों को भी जब हम प्रीवियसली लेते थे। अब वो बैच के सामने ये सब्सटेंशिएट कर पाना कि यार बेटा ये गलत है वो तब तो बड़ी मुश्किल जाती थी। बट फिर क्या होता था, बट फिर अगली जो अटेम्प्ट आई तो उसके अंदर क्या हो जाता था, वही सब चीजें करेक्ट करके आती है। अरे आपकी बुक की बात करता हूँ, आपका जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर होगा अगर आपके पास एकदम प्रीवियस ओल्ड बुक्स होंगी, मतलब आज से 2 अटेम्प्ट पहले की भी बुक्स होंगी, तो यू विल बी फाइंडिंग दैट कि उसमें कितने कितने गलत क्वेश्चन छपे हुए थे, क्वेश्चन ही गलत थे, आंसर तो भाई जयराम जी की। लेकिन फिर क्या हुआ, आपकी अटेम्प्ट आने तक वो क्वेश्चन को उन्होंने प्रॉपर अच्छे से कर दिया। ओके, लेकिन क्या होता है जिस बैच में ऐसा होता है, जब वो बैच में अपन मॉड्यूल से जा रहे हैं तो फिर बच्चे लोग कैसे होते हैं, अरे यार सर ऐसा कैसा हो रहा है। ओके, बट आई एम टेलिंग यू गाइस, फेथ रखो आप लोग, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है। मैं तो अब इंटर तक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोला भी हूँ, बट इंटर में भी ऐसे बहुत बार होता था कुछ चीजें जो मॉड्यूल में गलत होती है। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं वैसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं एक आधी बार, और एग्जाम में उसका जो सजेस्टेड आंसर आता वो करेक्ट करके आ जाता। यहाँ गलती है तो एग्जाम में करेक्ट करके आता। बट ऐसा भी कभी कभी हुआ क्या कि यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, कहाँ पे मॉड्यूल में, बट इंस्टीट्यूट का गलत आंसर आ गया।
होता है भाई, आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, बट इन्हीं सब चीजों की वजह से तो भाई कितने तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके, ये इंस्टीट्यूट पे कोई केस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ओके, बट हमको सब वो निगेटिविटी साइड में रखनी है। बस जिस बात पे आपको बोल रहा हूँ उस बात पे फोकस करो। ये मैंने आपको राइट फ्रॉम बिगिनिंग आपको यही पढ़ाया कि यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, आपका अजम्पशन ले सकते हो, ठीक है। आप अज्यूम कर सकते हो कि हमने इसको अपवर्ड लिया या डाउनवर्ड लिया, क्योंकि बेटा ये 72.36 डेज है। क्या है ये डेज? तो ऐसे कौन से दिन रहते रहे 72.36, 72.36 डेज कैसे आएंगे बताओ मेरे को? आ सकते हैं क्या? जवाब नहीं आते। तो फिर करते क्या है, ये ऐसा जब भी मिलेगा तो आप नॉर्मली कभी सुनोगे तो भाई आपको यही मिलेगा कि इसको या तो ऊपर लेके जाते या नीचे लेके जाते, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। बट कैसे लेके जाना ये हमारे इंस्टीट्यूट ने कहीं डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने जितना आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से बोला 0.20 के ऊपर आगे लेके जाना। अब जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया, वहां पे भी क्या था 0.25 आया था, बट हमने नेक्स्ट इंटीजर लिया और वहां हमारा आंसर तो मैच हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप ब्लाइंडली क्या करो, ट्रस्ट करो और सिर्फ यहाँ पे अप्रॉक्स लिख देना। ये ऐसा पॉइंट का आपने फिगर लिख दिया और यहाँ पे फिर अप्रॉक्स लिखा तो फिर डेफिनेटली आपको मार्क मिल जाएंगे। ओके, तो अब चलो बताओ कि यहाँ पे फिर कितना आने वाला है। 5 जून से 73 डेज आगे जाओ, तो जून में बचे कितने आपके? अभी 25 डेज बचे। जुलाई में कितने रहेंगे? 31 डेज। और अब अगस्त के थोड़ा ध्यान से लेना क्योंकि अपने को टोटल 73 डेज चाहिए, तो 25 और 31 माइनस कर दो 73 से, तो भाई 17 दिन लेने पड़ेंगे आपको अगस्त के। ओके, तो तुम्हारी एवरेज ड्यू डेट क्या निकल के आएंगी? 17th ऑफ अगस्त निकल के आएंगी। ओके, 17th अगस्त 2014। और अगर आप बुक का देखोगे मतलब प्रैक्टिस मैनुअल का आंसर, तो वहां 16th ऑफ अगस्त आ रहा है। ओके, कुछ भी चल सकता प्रोवाइडेड आप यहाँ पे अजम्पशन लिख दो, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने हर जगह पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे किया है, सिर्फ एक ही जगह पे उन्होंने ऐसा उसको राउंड अप किया है, तो उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, आप लोगों को जैसे पहले से बता रहा हूँ, यू कैन राइट योर अजम्पशन ओवर हियर, ठीक है। आप ऐसे चलो जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अब बात करेंगे इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट भी तो निकालना है आपको, तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट आप लोग कैसे निकालने वाले हो? तो बेटा इंटरेस्ट निकालना है तो उसने क्या बोला कि हम पेमेंट कब करना चाहते हैं? हम 30 सितंबर को पेमेंट करना चाहते हैं। इंटरेस्ट इफ पेमेंट मेड ऑन 30 सितंबर 2014, ठीक है। अगर तुमको पेमेंट 30 सितंबर 14 को करनी है तो सवाल है कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये आपका यहाँ पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, एवरेज ड्यू डेट है 17th ऑफ अगस्त। अगर आप 17th अगस्त से 30 सितंबर को पेमेंट कर रहे हो, मतलब डिले इन पेमेंट कर रहे हो, कितने दिन का डिले कर रहे हो? अगस्त होता है 31 डेज का, तो वो 31 में से जब मैं ये 17 माइनस करूंगा दैट कम्स टू कितना? 14 डेज। अगस्त के 14 दिन बचे और सितंबर के ले लो भाई 30 दिन, ये कितने दिन का डिले हुआ? 44 डेज का डिले हो रहा है। तो इंटरेस्ट आपका कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट कितनी है? 85,000 इनटू, हाँ बोलो, परसेंट कितना आएगा आपका? तो परसेंट विल बी 12% पर, ओके 12%। और डिले कितना हो रहा है? 44 डेज का हो रहा है, तो 44/365, ओके। तो अब इतना होने के बाद अब वहां पे निकलेगी आपकी इंटरेस्ट की फिगर, तो बताना मेरे को 85,000 इंटू 12%/365 इंटू 44, दैट कम्स टू 1229.59, ठीक है। ये तुम्हारा निकला है इंटरेस्ट का पर्टिकुलर फिगर, ओके। तो क्वेश्चन में हमको उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था कि अगर हम लोगों को 588 रुपीज की सेविंग करनी है, ठीक है, मतलब टाइम में, इंटरेस्ट में। देखो अब आप अगर 17th अगस्त के एवरेज ड्यू डेट का पेमेंट 30 सितंबर को कर रहे, तो
आपको 1229 का आपको क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, मतलब कितने दिन का डिले हो रहा है यहाँ पे, 44 डेज का डिले हो रहा है, तो आपको उतना इंटरेस्ट लग रहा है। वो बोलता है कि हमको 1229.59 का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमको इसमें सेविंग चाहिए। ओके, मतलब हमको इसमें भी अगर सेविंग चाहिए 588 रुपीस की, तो सवाल ये पूछ रहा है वो, तो तुमको कितने दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, 30 सितंबर के। देखो 30 सितंबर को पेमेंट करोगे तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको इसको 588 रुपीस से कम करना है, बट इंटरेस्ट तो फिर भी आएगा ना। आप देखो ना, 1229.59 माइनस 588 कर रहा हूं, बट फिर भी 641 का इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो मतलब आप ये तो पक्का है कि एवरेज ड्यू डेट के बाद ही पेमेंट करोगे, बट इस 30 सितंबर के पहले पेमेंट करोगे। ओके, तो हमको यही निकालना है कि 30 सितंबर के कितने दिन पहले पेमेंट करें जिससे हमारा 588 रुपीस का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा तरीका बताता हूं, ध्यान देना। मुझे बताओ, आपको इंटरेस्ट लगता है 1229.59 का। ओके, कितने दिन के डिले पे, डेज डिले, बोलो कितने दिन के डिले पे लगा, 44 डेज के डिले पे आपको इंटरेस्ट लग रहा है 1229.59। ओके, तो आपको कितना इंटरेस्ट सेव करना है, 588 का सेव करना है, तो फिर कितने दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उस पे मैंने क्या मारा, क्वेश्चन मार्क। अरे बेटा ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, 6-7 स्टैंडर्ड में आपने ये किया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा इंटरेस्ट 1229.59 लगता तो है, बट कितने दिन के डिले पे लगता है, तो वो तो लगता है 44 डेज के डिले पे। ओके, तो फिर हम बोल रहे भाई 588 के इंटरेस्ट का हमको सेविंग करनी है, तो कितने दिन का हम लोग पहले पेमेंट करें, ठीक है, तो कितने डेज आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें मारा हमने क्वेश्चन मार्क। अब जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, ये आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, 588 इंटू 44 अपॉन क्या करना पड़ेगा मुझे, 1229.59, दैट्स इट। ऐसा करके मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो देखो 588 इंटू 44 अपॉन 1229.59, दैट कम्स टू 21.04, तो जिसको हम लोग 21 डेज अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा कि अगर आपने 21 डेज पहले पेमेंट किया, क्या बोलो, 21 डेज पहले पेमेंट किया, तो जाके आपका क्या होने वाला है बताना, आपका उतना सेविंग हो जाएगा, कितना, 588 रुपीज से आपका इंटरेस्ट बच जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, 21 डेज अर्लियर पेमेंट करना है, किस डेट से, 30 सितंबर से 21 डेज पहले पेमेंट करो तो 588 का इंटरेस्ट बच जाएगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं, 30 सितंबर से 21 डेज पहले बोले तो कब पेमेंट करना पड़ेगा, आपको 9 सितंबर को पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो 9 सितंबर 2014 it will be your date of payment to save interest of रुपीज 588। ओके, तो मैंने क्या किया, 30 सितंबर में से, 30 सितंबर में से मैंने 21 डेज माइनस किया, तो जाके मेरे को मिला 9 सितंबर। ओके, तो ये ऐसी डेट है जिस पे पेमेंट करोगे तो आपका इंटरेस्ट 588 से बच जाएगा। आप बोलेंगे सर प्रूव करके बता दो कि सचमुच में बचता है कि बस ऐसे ही बोल रहे हो, तो चलो अपन चेक कर लेते। मेरे को एक बात बताना, हमारी एवरेज ड्यू डेट क्या है, 17 अगस्त, ठीक है, एवरेज ड्यू डेट कितने, 17 अगस्त, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई 9 सितंबर को पेमेंट करना, तो मुझे एक बात बताओ, 17 अगस्त से 9 सितंबर डिले हो रहा है क्या? जवाब है हाँ, डिले तो हो रहा है। तो डिले हो रहा है तो इंटरेस्ट लगेगा क्या? जवाब है हाँ, लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 17 अगस्त से 9 सितंबर कितने दिन का डिले हो रहा? तो आप बोलेंगे सर अगस्त में होते हैं 31 डेज, उसमें से 17 माइनस करो तो बचे 14 दिन, 14 डेज ऑफ अगस्त है,
और सितंबर के ले लो 9 डेज, तो कितना है 23 डेज। तो बच्चों आप अगर 9 सितंबर को पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब फिर भी आप एवरेज ड्यू डेट से 23 डेज का डिले कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 85,000 इंटू 12% इंटू 23 डेज अपॉन 365, तो दिस इंटरेस्ट अमाउंट कम्स टू कितना? 85,000 इंटू 12% इंटू 23 अपॉन 365, ये आता है 642.74। ओके, तो मतलब अगर आप 9 सितंबर को पे करोगे तो 642.74 का आपको पेमेंट लगेगा, और अगर 30 सितंबर को पेमेंट करते, मतलब इसके 21 डेज के बाद पेमेंट करते, तो आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा था? 1229.59। तो आप चेक कर लो क्या हमारा 588 रुपीस का ही इंटरेस्ट सेव हो रहा है क्या? तो आप इस इंटरेस्ट में से ये इंटरेस्ट को माइनस करके देखो, 1229.59 माइनस क्या कर देना 642.74, तो आपको मिलेगा 586.85। इतने का इंटरेस्ट बच रहा। आप बोलेंगे सर आपने तो बोले थे 588 रुपीस का इंटरेस्ट बचना, तो बेटा ये 586.85 माने 587 रुपीस है। वो 1 रुपए का लफड़ा किससे आ रहा है? ये देखो आप लोगों ने यहाँ पे ये राउंड अप किया हुआ था, ये जब आपने आंसर निकाला तो वो भी राउंड अप किया हुआ था, 0.05 समथिंग समथिंग आ रहा था, तो वो राउंडिंग अप से 1 रुपए का फर्क आ सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो फिर ये आपका आंसर जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमने नॉर्मली 30 सितंबर को पेमेंट किया तो 1229 का हमको क्या आ रहा था बताना है? इंटरेस्ट आ रहा था। उसने बोला कि हमको 1229 का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, इसमें 588 की सेविंग चाहिए, तो बताओ कितने दिन पहले पेमेंट करना? तो हमने बोला भाई 1229 44 डेज के डिले पे लग रहा, तो 588 का सेव करने के लिए कितना दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर केम टू 21 डेज, वो भी अप्रॉक्स था। ठीक है, अब हम लोगों ने 30 सितंबर के पहले के 21 डेज लिए, तो आंसर कितना है बताना? 9 सितंबर। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई 9 सितंबर को पेमेंट करोगे तो फिर आपका सेव होगा इंटरेस्ट 588 रुपीस है। ये कंक्लूजन हमने निकाली, बट हमको प्रूव करना था तो हमने फिर ये भी देख लिया कि सचमुच में ऐसा हो रहा है क्या। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई 17 अगस्त मेरी एवरेज ड्यू डेट है, वहां से अगर मैं 9 सितंबर को पेमेंट करूं तो मतलब एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहा हूं, इंटरेस्ट तो लगेगा। तो मैंने वो इंटरेस्ट निकाला तो वो कितना आया? 642 आया, और फिर मैंने उसको कंपेयर किया 30 सितंबर के इंटरेस्ट से। ओके, मैंने बोला भाई 9 सितंबर को पेमेंट कर रहा हूं तो 642 का इंटरेस्ट लग रहा, बट अगर मैं 30 सितंबर को पेमेंट करूंगा तो 1229 का इंटरेस्ट लगेगा। इन शॉर्ट मेरा यहाँ सेविंग ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा, तो मैंने क्या किया 1229 माइनस 642 निकाला, तो वो समथिंग अराउंड 586.86 आया, माने 587 रुपीज आया। हमको 588 का चाहिए था, बट वो 1 रुपया का की वजह से यहाँ हुआ, राउंड अप की वजह से हुआ, बट अप्रोक्सीमेटली योर आंसर गेट्स व्हाट 10। ओके, तो ये तो मैंने बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। ओके, दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, बट आई होप सबको दिमाग में गया होगा। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम जरूर था, क्योंकि एक बात समझ लो ये आईपीसीसी का प्रॉब्लम था, आपके मॉड्यूल में प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसी लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी जो भी है कर लिया हमने। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।